Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 8th, chapter 1 History, Nationalism in Europe. And today we have topics to discuss French Revolutions. आज जो हमारा चैप्टर है वो उसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 8 से बिलोंग करता है चैप्टर 1 हिस्ट्री. अब इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी समझेंगे और इसको हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से मतलब इसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. वैसे अगर हम चाहते हैं तो उसको टॉपिक से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम टॉपिक तो पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ हम ये सीखेंगे कि इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? नेम द स्टेट इनटू विच फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिफोर द रेवोल्यूशन. ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो देखिए, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वहाँ पे जो सोसाइटी थी, जो एक मेन जो वहाँ का राजा था वो कौन था, वो लुई 16 था. ठीक है, जो राजा था उसका नाम था लुई 16. ठीक है, लुई 16 जो वहाँ का किंग था उसने क्या किया था, उसने पूरी सोसाइटी को जो है वो पार्ट में बांट रखा था. यानी कि जो सोसाइटी थी वो डिवाइड थी, मतलब एक तरीके से फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. तो जैसे अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी कितने में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. ठीक है, इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ द क्लर्जीमैन. जो फर्स्ट स्टेट थे उनको बोला जाता था क्लर्जीमैन, और चर्च फादर जो कि मतलब चर्च के फादर हुआ करते थे, वर द कस्टोडियन ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस ऑफ मैन. दे वर द मोस्ट वेनरेटेड पर्सन इन द सोसाइटी. अब देखिए, सोसाइटी में जो फर्स्ट स्टेट के जो लोग हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, वो एकदम से बिल्कुल जो चर्च से बिलोंग करते हैं, है ना, चर्चेस, और जो उस टाइम पे जो चर्च हुआ करते थे, जो फादर हुआ करते थे, और जो एक रॉयल लोग हुआ करते थे, मतलब जो राजा महाराजाओं से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, उनको बोलते थे फर्स्ट स्टेट लोग. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेट की. इट वाज लैंडलॉर्ड, मैन ऑफ नोबल बर्थ एंड द एरिस्टोक्रेट. अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे इसमें आर्टिशियंस आ गए, बहुत सारे इसमें आर्टिशियंस आ गए, है ना, और इसके अंदर जो है बिजनेसमैन आ गए इसके अंदर. तो आर्टिशियन, बिजनेसमैन और जो एक अच्छे, जो एक पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग आते थे सेकंड स्टेट के अंदर. तो अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, ये दोनों जो स्टेट हैं, ये दोनों स्टेट जो हैं इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था. मतलब ये स्टेट और ये स्टेट, इन दोनों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. सारा बर्डन जो टैक्स था वो इनके हाथ में आता था, जो कि थर्ड स्टेट वाले लोग हुआ करते थे. ठीक है, अब जो थर्ड स्टेट के जो लोग हुआ करते थे, ये बहुत मतलब ये एक लार्जेस्ट पुअरेस्ट सेक्शन था मतलब फ्रांस की सोसाइटी का. थर्ड स्टेट वाज द वास्ट मेजोरिटी ऑफ कॉमन मासेस विच इंक्लूड द लैंडलेस पीजेंट, peasant, propertier, artisans, masons, craftsmen, manufacturer, traders and merchant and other businessmen. अब यहाँ पे जो लोग थे ना, ये थर्ड स्टेट, इनकी जो तादाद थी, इनकी जो एक पॉपुलेशन थी वो 90% थी. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, लुई 16 ने इतनी मतलब एक डिस्क्रिमिनेशंस कर रखा था कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस. मतलब ये दोनों स्टेट जो थी ये टैक्स से क्या थी, बिल्कुल फ्री थी. इनको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन जो थर्ड स्टेट थी इसके ऊपर पूरा बोझ कितना था, 90% इसके ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया गया था. अब देखिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड, हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो कौन था भाई जो फ्रांस का किंग था, वो था लुई 16. देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ लुई 16. ठीक है, ये पिक्चर है. अब नेक्स्ट देखिए, अब लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 ने कुछ टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कराया. मतलब क्या टैक्स थे भाई, लुई 16 ने कुछ टैक्स थे इंट्रोड्यूस कराए. अब क्या था, टिथ. अब ये क्या था, अ टैक्स लीव बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर. मतलब ये वो टैक्स था जो कि लुई 16 जो है वसूल करता था लोगों से, जो मतलब एग्रीकल्चर पे 110%. मतलब एक तरीके से अगर कोई खेती करता है तो ये मान के चलिए कि भाई 10% जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा. अब देखिए, इससे क्वेश्चंस और बन जाता है. कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि ये मतलब 8th में ही आता है, तो ये क्वेश्चंस हो सकता है 9th वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, डिस्क्राइब द सर्कमटेंस लीडिंग द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट इन फ्रांस. किस तरीके से फ्रांस में ये रेवोल्यूशंस हुआ, है ना, हम उस बारे में पढ़ते हैं. तो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट ड्यू टू वेरियस सोशल इकोनॉमिक्स, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल फैक्टर. देखिए, अब सबसे पहली बात, जो किंग था, जो फ्रांस, जो लुई 16 का जो लुई 16 जो किंग था, वो क्या था, वो एक
ऑटोक्रेट था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐशो आराम में रहने वाला, उसको आम आदमियों की कोई फिक्र नहीं थी। द सोशल सोसाइटी फ्रेंच वॉज इनइक्वली डिवाइडेड। जो सोशल सोसाइटी थे हम लोग पहले पढ़ चुके थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात जो नाइंसाफ़ी थी वो क्या था, वो ये था कि मतलब जो थर्ड स्टेट थी वो सबसे ज़्यादा टैक्स को पे कर रही थी, कंप्राइज द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन विच वर अनप्रिविलेजेस। अब आप इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखें, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज ग्रेटली ड्यूरिंग द 1780s लीडिंग टू फूड क्राइसिस। द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज हाईली ड्यूरिंग दैट टाइम। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो एक फूड के जो एक प्राइस थे वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही थी। द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस गॉट एम्प्टी ड्यू टू कंटिन्यूस वॉर एंड लग्जीरियस लिविंग वे ऑफ किंग। अब जो वहाँ पर जो किंग था, जो लुई 16, वो बहुत झगड़े करता था, कभी भी किसी भी देश वाले से जो है वो लड़ लिया करता था। और इस वजह से क्या हुआ, वहाँ का जितना भी ख़जाना था, जो किंग का, जो लोगों को देश को चलाने के लिए जो पैसा होता वो ख़त्म होता चला गया। और फिर उसके बाद आप देखें, after the assembly of 5 May 1789, the member of third state became the more agitated about their right in the administration। अब जो वहाँ पे जो एक मीटिंग तैयार की गई थी जिसमें प्राइस के रेट बढ़ाने की बात की गई थी, तब वहाँ पे क्या हुआ, क्लैश हो गया, थर्ड स्टेट वालों ने जो है एक रिबेल स्टार्ट कर दिया, तब यह वहाँ पे एक तरीके से रिवॉल्ट आ गया। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.